नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज पंजाब में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कश्मीर घाटी में धारा 370 के खात्मे के बाद अब दशकों के बाद हालात सामान्य होते हुए नजर आ रहे थे। इस बीच पिछले कुछ समय से आतंकी वारदातों में इजाफा हुआ है और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कब कश्मीरी पंडितों की कश्मीर में वापसी होगी। उपराज्यपाल ने प्रशासन को पंडितों के लिए बनाए जा रहे आवास को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। असल में 1990 में कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के चलते हजारों की संख्या में कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़कर निकलना पड़ा था और उसके बाद से लगातार समय समय पर केंद्र और राज्य सरकारें इनकी घर वापसी को लेकर कई तरह के प्लान की घोषणा भी कर चुके हैं। राजभवन में हुई बैठक में कश्मीर के एलजी सिन्हा ने 1990 में पलायन करने वाले पूरे समुदाय को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए थे। साथ ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए कि पूरी कश्मीरी पंडित आबादी जम्मू कश्मीर सरकार के साथ पंजीकृत थी या फिर नहीं। मनोज सिन्हा ने एक बड़ा कदम उठाने का भी अब निर्णय लिया है। इसमें हजारों कश्मीरी पंडितों के सपनों को हकीकत में बदलने पर जोर देते हुए केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख ने सरकारी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि श्रेणी में आने वाले सभी प्रवासियों तक ये लाभ पहुंचे। अब उपराज्यपाल ने कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए अधिकारियों को जल्द से जल्द काम करने के निर्देश देते हुए मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के भी आदेश दे दिए हैं। तो आज रियासत की सियासत में इसी पर चर्चा होगी कि आखिर कश्मीरी पंडितों की वापसी घाटी में कैसे होगी, इसको लेकर के किस तरीके का जो प्लान है वो तैयार किया गया है और कैसे ये सुनिश्चित हो पाएगा, ये सवाल अभी भी है। हालांकि उपराज्यपाल ने कश्मीरी पंडितों के आवास को भी जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उनको घाटी में कैसे दोबारा से स्थापित किया जाए, इसको लेकर के भी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। लेकिन सवाल अहम अभी भी ये बरकरार है कि आखिर कश्मीरी पंडितों की सही मायने में वापसी कश्मीर में कब हो पाएगी, ये सवाल बरकरार है। और चलिए अब सीधे रुक कर लेंगे जम्मू स्टूडियो का। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी अब जुड़ चुके हैं। अजय, ओवर टू यू। शुक्रिया। और आपको बता दूं कि हर रोज की तरह आज भी हमारी कोशिश यही कि जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दे और खासतौर पे जिन चीजों को लेकर जम्मू कश्मीर में पिछले कई वर्षों सियासत होती रही है, और इस हमारे प्रोग्राम का नाम भी आप जानते हैं, रियासत की सियासत। आखिरकार कैसे जम्मू कश्मीर की सियासत चलती रही है और चलती रहेगी। सियासत होती रहेगी, होती भी है, जरूरी भी है, मगर क्या सियासत ऐसे मुद्दों पर होती है जिसमें उन चीजों को, उन मुद्दों को आखिर अपनी शक्ल तक नहीं पहुंचाया जाता, अपने मुकाम तक नहीं पहुंचाया जाता। इस चीज को लेकर सवाल कई बार उठे हैं। जी हां, मैं बात कश्मीरी पंडितों की कर रहा हूं, जिन्हें 1990 के दशक में जब आतंकवाद के चलते अपने घरों को, अपनी जमीनों को, अपने सब कुछ को छोड़कर वहां से निकलना पड़ा, और उसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई कश्मीरी पंडित समाज से, उनको बड़ी बेरहमी से, समाज के लोगों को बड़ी बेरहमी से मारा गया, कत्लेआम हुआ। वहां पर बहु बेटियों की आबरू जो है लूटी गई। उस मुश्किल घड़ियों में किस तरह से उस कश्मीरी समाज ने अपना समय निकाला और एक बार फिर से जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश वो कर रहे हैं। और कई सरकारें यहाँ जम्मू कश्मीर में या देश में आई जिन्होंने कश्मीरी पंडितों की वापसी को लेकर कई बार दावे किए, वादे किए, मगर उसके बावजूद भी आज तक 3 दशक गुजर जाने के बाद भी आज भी कश्मीरी पंडित जो हैं देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं और इस चीज को लेकर लड़ रहे हैं कि आखिरकार वो अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि पर कब पहुंच सकेंगे। हमारे साथ इसी चीज पर चर्चा करने के लिए विशेष पैनल है, और आपको बता दूं कि ये चर्चा आज इसलिए शुरू हुई है क्योंकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक अहम मीटिंग एड्रेस की है, जिसमें उन्होंने इस चीज को सुनिश्चित करने की बात कही है कि जल्द से जल्द कश्मीरी पंडितों की वापस कश्मीर हो, और खासतौर पर उनके लिए जो वहां पर एकोमोडेशन बनाई जा रही है उसे जल्द तैयार किया जाए, समय पर तैयार किया जाए, ताकि कश्मीरी माइग्रेंट वापस अपने घर पहुंच सकें, अपनी जन्मभूमि पर पहुंच सकें। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कश्मीरी समाज के यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के जो अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं। आर के भट्ट साहब, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शेख बशीर साहब, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, लेजिस्लेचर रह चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ पूर्व लेजिस्लेचर और कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता जो हैं बलवान सिंह जी, वो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी से भी जुड़ेंगे और इस पर चर्चा होगी। मगर सबसे पहले आर के भट्ट साहब, आपके पास आना चाहूंगा। क्या लगता है एफर्ट्स किस तरह के हुए कि कश्मीरी समाज को वापस लिया जाए? कई सरकारें आई, कई जो है कहूंगा कि दशकों से
ये गलत नहीं होगा कि आप लोग जद्दोजहद कर रहे हैं कि आप जब वापिस अपने घरों तक, अपनी मातृभूमि तक पहुंच सकें, मगर पहुंच नहीं पा रहे हैं। क्या लगता है, एफर्ट सीरियसली नहीं हुए या उनका रिजल्ट नहीं निकलाया? देखिए 32 साल से तो अब हम लोग भी थक गए। ऐसे ऐसे आश्वासन हमें पिछले 32 साल से मिलते आ रहे हैं। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, सब पॉलिटिकल पार्टीज ने काफी सियासत करी है पिछले 3 दशक में कश्मीरी पंडित के लिए कि इनकी बाइज्जत वापसी तय होनी चाहिए। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में हर इलेक्शन के दौरान ये टॉप ऑफ द पॉइंट रहता है उनके लिए कि कश्मीरी पंडित की बाइज्जत वापसी होनी चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि 32 साल में आज तक एक भी परिवार अपने घर को वापस नहीं गया। जहां तक कि कल की मीटिंग का आप यहाँ पे जिक्र कर रहे थे कि ऑनरेबल एलजी ने जो यूटी के सारे ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाई, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वहां पे जितनी भी अकोमोडेशन पेंडिंग है, जो वहां पे लोग हैं उनको रहने की सुविधा बतानी चाहिए। पहले एक चीज हमें साफ करनी पड़ेगी यहाँ पे कि ये बिल्कुल कतई रिटर्न की बात नहीं है। आपको मैं बताऊं कि 2010 में जब हमने एक पहल की, हमें यह कहा जाता था कि पंडित लोग खुद भी नहीं जाना चाहते, लेकिन 2010 में मेरी ऑर्गेनाइजेशन और हमने बहुत इस पे एफर्ट लगाए और तब की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक पैकेज की घोषणा की थी और पैकेज में यह कहा गया था कि कश्मीरी पंडित की हम बाइज्जत वापसी करेंगे। उसके 9 कंपोनेंट्स दिए थे और उसमें एक कंपोनेंट जो था वो एम्प्लॉयमेंट सर्वाइवल का भी था। जब हमने उसको एक्सेप्ट किया, ये कहा जा रहा था कि ये झूठ कह रहे हैं, ये जाएंगे नहीं। लेकिन मुझे फक्र से ये कहना पड़ता, आज हमारे भाई बहन लोग 4,500 के आसपास और 1500 जाने वाले की कतार में हैं। 6,000 लोग कश्मीर वैली जाने को तैयार है। लेकिन इसको आप कतई भी कश्मीरी पंडित की वापसी नहीं कह सकते हैं। ये एक सर्वाइवल का माध्यम है, क्योंकि पिछले पूरे 32 साल में जितना भी रोजगार स्टेट में गया, अगर हमें 2% 3% अपना शेयर मिला होता सही समय पे, 4.5 लाख लोगों की रिक्रूटमेंट होगी पिछले 30 साल में। अगर हमारे भी उसमें 4,500 लगे होते तो कोई स्पेशल पैकेज की घोषणा नहीं करी होती। ये केवल वहां के रहने वाले एम्प्लॉइज के लिए एक रहने की ट्रांजिट अकोमोडेशन, मैं रिपीट करूंगा, इट इज प्योरली ट्रांजिट अकोमोडेशन। ये रिटर्न का बिल्कुल कोई मॉड्यूल नहीं है, क्योंकि रिटर्न को तय करने के लिए पहले भारत सरकार को हम लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी कि जो हमसे छीना गया अरबों की प्रॉपर्टी, अपनी दौलत, अपना वतन और जो कुछ हमने 32 साल से पॉलिटिक्स में अपना विक्टिम कार्ड सब लोगों ने हमारे ऊपर खिला, जब तक आप उन सीबीएम्स पे बात नहीं करेंगे, हमारे टेम्पल श्राइन्स को कश्मीर वैली के अंदर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हम वापसी की बात कैसे कह सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि जो लोग कश्मीर गए हैं रोजगार की वजह से, नेशनल इंटरेस्ट की वजह से, वो एक कदम जरूर हम साबित कर सकते हैं रिटर्न के लिए, बशर्ते कि सरकारें सीरियस हो और सरकारें उनकी जितनी भी वहां पे परेशानियां हैं उनको सही समय पे वो एड्रेस करें। जैसे कि कल कहा गया कि हम उनको रहने के 6,000 ट्रांजिट अकोमोडेशन विद इन 2 years में कंप्लीट करेंगे। ये पहले भी कई सारी ऐसी डेडलाइंस कंस्ट्रक्शन कंपनीज को दी गई, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी 1000 के आसपास गवर्नमेंट की अकोमोडेशन नहीं, बाकी सब बेचारे सफर कर रहे हैं और वही वजह है वो कश्मीर में टिक नहीं पाते हैं और वही वजह है कि उनको वहां पे वो फैसिलिटीज नहीं है। वहां के लोगों को मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी कॉपरेशन उनको जरूर मिलती है, लेकिन सरकार को जहां उनको कॉपरेट करना पड़ेगा वो उनको कॉपरेशन नहीं मिल रही। बट साहब ये बताइए, अभी तक कितने लोग जो हैं वो कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट की वजह से या ऐसे भी वहां जा चुके हैं, और क्या अभी भी कोई सेंस ऑफ सिक्योरिटी वहां पे रहती है जब आप लोग जाते हैं कि वहां पे जिस तरह से हमने देखा अजय जी को, वहां पे अजय पंडिता जी को निशाना बनाया गया, उससे पहले भी इसी तरह से कश्मीरी समाज के लोग जो वहां थे उनको निशाना बनाया जाता रहा है? देखिए, टोटल जो ये उन्होंने फर्स्ट फेज में 6,000 नौकरियों का वायदा किया था, वो तब की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार से चलता आ रहा है। उसी को आज की सरकार भी इंप्लीमेंट कर रही है और उसमें से अभी तक मेरे हिसाब से 4,500 के आसपास कश्मीर जा चुके हैं और 1500 की अपॉइंटमेंट अभी फाइनल होना बाकी है। देखिए, सेंस ऑफ सिक्योरिटी और कश्मीर के हालात हम सबके सामने हैं। अभी आपने हाल में ही देखा था कि हमारे 2 कश्मीरी पंडित के जो कॉर्पोरेटर्स थे कश्मीर में, अजय भारती की बात करें या संजय रैना जी की बात करें,
आपने देखा उनको कैसे मौत के बिल्कुल घाट उतारा गया। ये सवाल उन सब लोगों के लिए, उन सब बिल्कुल कश्मीर के जो अपने आप को शुभ चिंतक मानते हैं, जो कश्मीर में पिछले 32 साल से लोगों को मिसगाइड करते आ रहे हैं। कितनी बार वो बाहर निकले और उन्होंने उनके लिए प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया कि ये गलत हुआ। बहुत सारे ऐसे जो अलगाववाद के लोग हैं, जो कश्मीर के कुछ ऐसी पार्टीज हैं जो हर बार सेकुलरिज्म का दावा करते हैं, मैं उनसे ये क्वेश्चन डालना चाहता हूं कि क्या आप उस टाइम निकले, आपने लाल चौक में धरना किया और सेनेस ऑफ सिक्योरिटी को प्रिवेल करना, ये हम सब की जिम्मेदारी है, केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जब तक हर कोई पॉलिटिकल पार्टी सीरियसली वर्कआउट नहीं करेंगे, तब तक कश्मीरी पंडित की वापसी के लिए बहुत बार हमें बार सोचने पे मजबूर करता है। मतलब आपके पास वापस लौटूंगा। हमारे साथ इस वक्त बलवान सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, बड़े सीनियर नेता हैं कांग्रेस के। बलवान साहब, आप ये जानना चाहूंगा कि कांग्रेस ने कई बार एफर्ट्स किए। मुझे याद है मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे वो, और उन्होंने एक स्पेशल पैकेज कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए दिया था। उसके बावजूद भी कई सरकारें आई, यहाँ राज्य में भी और केंद्र में भी, मगर कश्मीरी पंडितों की वापसी आखिरकार हो क्यों नहीं लगी? क्या सरकारें सीरियस एफर्ट्स नहीं करती हैं, या फिर सिर्फ कश्मीरी पंडित पे राजनीति होना जरूरी है? अजय जी, जो मैं महसूस करता हूँ, हमारे सामने जब कश्मीरी पंडित ने माइग्रेट किया 90 में, तो मिश्री वाला पार्ट ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूएंसी देखा, बेचारे बड़ी बुरी हालत में, सब हाइजीनिक हालत में वहां पे, और जो भी आता रहा वहां उनको विजिट किया। मैं महसूस करता हूं कि जब इनकी माइग्रेशन हुई, वो जो बिफिटिंग में जो रिड्रेसल था वो नहीं हुआ वहां पे, और अल्टीमेटली दे हैड टू रन, वहां से भाग के आना पड़ा, और किस हालात में है सब कुछ छोड़ के आगे। अब वापसी की बातें देखो, शुरू से हर सरकार एफर्ट करती रही है, चाहे एक की सरकार आई, चाहे दूसरी सरकार आई, चाहे तीसरी सरकार आई, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि कश्मीर में वो माहौल तैयार नहीं हुआ जो जाके ताकि कश्मीरी जो पंडित है वो अपने आप को महफूज समझे। प्रॉपर्टियां तो इनके पास हैं, छोड़ के आगे अच्छे खाते पीते लोग थे, जमीन जायदाद वाले लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन अब मकान तो हम दे देंगे, लेकिन जो सिक्योरिटी है इनकी, जो दिमाग में डर है, मैं समझता हूं कि वो सबसे बड़ी बात है कि उसको अभी कश्मीर में अभी तक भी वही उसी किस्म का खौफ का और डर का माहौल चल रहा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेन हर्डल है ये इंसेंटिव्स हम घर दे देंगे, वो है एक एडिशन, वो भी एक अट्रैक्शन है, जॉब दे देंगे वो भी एक अट्रैक्शन है, लेकिन जो मेजर जो ये है कि जैसे पिछले दिनों इलेक्शनें हुई, कारपोरेटर्स को मार दिया गया, उसको नहीं हम बचा पाए, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं। अभी कश्मीर में मैं समझता हूं कि हम अनाउंस कर सकते हैं, लेकिन अब तक हम माहौल नहीं क्रिएट कर पाए कश्मीर वैली में, चाहे एक सरकार हो, चाहे दूसरी सरकार हो, चाहे तीसरी, एक जिसको कॉर्डियल माहौल जिसको कहते हैं। अब रात को कश्मीर के एक फैमिली जा रही है और रात को उनके दरवाजे पे नॉक होता है और कोई आदमी अंदर घुसता है और उनका नुकसान करता है, उन पे गोली चलाता है, तो उस किस्म का माहौल अभी सबसे पहले इसके इंसेंटिव के साथ साथ जो इनकी अकोमोडेशन है उसके साथ साथ और इंसेंटिव देने की जरूरत है, क्योंकि इस कम्युनिटी ने बहुत सफर किया है, 30 साल से बहुत ही सफर किया है इन्होंने। जो अच्छे खाते पीते लोग थे, एक तो उनकी भरपाई करना जरूरी है, या दूसरा वहां पे जो लोकल माहौल है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उनमें माहौल तैयार करने की जरूरत है, उनको मोटिवेट करने की जरूरत है कि ये कश्मीरी पंडित देवर पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर समाज। नहीं तो आज आपको क्या हो गया, आखिर बनाएगा कौन, माहौल बनाएगा कौन? आप भी तो सरकार में रहे हैं, सरकारें तो पावर में होती हैं तब ऐलान कर देती हैं। काम सरकारें नहीं कर पाएंगी। वहां पे जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं या जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, पहले वो मेंटली तैयार होना चाहिए उनको कि ये हमारे समाज का हिस्सा है, हमने इनको लाके इनके पूरा जो जख्म दिए हैं मिलिटेंसी ने इनको, उनकी भरपाई करना
सरकार की तरफ से। ये एक सिर्फ इंसेंटिव के से नहीं होगा। मैं समझता हूँ जब तक वहां पे एक फियरलेस माहौल नहीं तैयार होता, जब तक अपने आप को सेफ नहीं समझते, ये मैं नहीं मानता हूँ कि लोग कहते हैं जी कश्मीरी पंडित वापस नहीं जाना चाहता है, वापस जाना चाहते हैं, लेकिन वो सेफ्टी सिक्योरिटी वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है मैं समझता हूँ। तो आज की डेट में भी जो मिलिटेंसी है, पहले तो उधर से पार से आ रही थी, अब तो यहाँ से भी कितना मिलिटेंट अभी नया लोकल हो गया। हर बार हम सुनते हैं 200-250 रह गया, 200-250 रह गया। पिछले 20 साल से सुन रहे हैं 200-250 मिलिटेंट है। तो जो मिलिटेंट है उनके साथ डील करने की जरूरत है, और जो आम जनता है जिसको हम मिलिटेंट के नाम पे हरास करते हैं, आतंकियों से क्या डील करेंगे? ठाकुर साहब ये गलत बात कह रहे हैं आप। आतंकियों से क्या डील करेंगे? अगर वो किसी की बात सुनते, आवाज सुनते, तो वहां पर अपने ही लोगों को कत्ल नहीं करते? देखो अजय जी, इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है वहां की आम जनता। आम जनता को एक ढंग से डील करना है, प्यार मोहब्बत से डील करना है, इज्जत मान सम्मान से बोलना है, ताकि वो अपने बच्चों को समझाएं, मोटिवेट करें। जो मिलिटेंट है, मिलिटेंट को तो आर्मी ने डील करना है, उसको फिनिश करना, ताकि चोर को नहीं मारो, चोर की मां को मारो, ताकि वो तो डील कर रहे हैं। आप देखें पिछले एक हफ्ते में 1 दर्जन आतंकी मार दिए उन्होंने। हाँ जी, अभी चोर की मां को मार, आर्मी तो डील कर रही है, सुरक्षा बल तो कर रहे हैं। मतलब ये टोटल अकेले आर्मी पे हम बैठ जाएंगे तो आर्मी सारा ठीक कर देगी, वो नहीं हो पाएगा। मतलब समाजी तौर पे जो वहां के जो लोग हैं उनको विन आउट करना पड़ेगा। उनको आप कैसे विन आउट करते हो वो बहुत जरूरी है। तो ये एक पैरेलल एफर्ट्स चलेंगे। आर्मी अपना काम कर रही है, और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना काम करें, ताकि हम एक माहौल क्रिएट कर पाए। मैं समझता हूँ आप इंसेंटिव तो दे रहे हैं, लेकिन जो माहौल लोगों में क्रिएट करना है, जो कि डर का जो माहौल है वो निकले, वो लाना जरूरी है। मैं आपके पास वापस लौटूंगा और डेस्क से कहूंगा कि वो बीजेपी से हमारे साथ प्रिया सेठी जी जुड़ने वाली थी, उनको भी एक बार फिर से जो है उनको जोड़े, ताकि वो अपना भी पक्ष, बीजेपी क्योंकि सरकार है इस वक्त, तो वो भी पक्ष रख सके। भट्ट साहब आपके पास वापिस आना चाहूंगा। आप क्या समझते हैं कि कश्मीर में अभी तक जो माइग्रेंट्स के लिए पैकेज आता रहा, वापसी की बात होती रही, आखिर वो कैसे मुमकिन हो पाएगी? क्या किस तरीके से इसे शेप दिया जा सकता है? क्योंकि नौकरी के नाम पर कुछ एक कश्मीरी पंडित को अगर कश्मीर ले जाते हैं तो वो वापसी होगी नहीं। और आपका जो कंसर्न ये भी है क्या, जो जमीनें हैं आपकी, जो पुरानी आपके घर थे, उनको कहीं ना कहीं वो वापस मिलने चाहिए? देखिए, हमें पहले एक रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। 32 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है। ये पॉलिटिकल पार्टीज का फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है कि 32 साल इतना लंबा इनको खींचना पड़ा कि कश्मीरी पंडित 32 साल में एक भी ऐसा जरिया नहीं बनाया सरकारों ने कि वो हमें अपने घर वापस ले ले। सवाल ये पैदा होता है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित जाएगा कहाँ? देखिए, कश्मीर में जितनी भी हमारी, जहां भी हम अलग अलग गांवों में, अलग अलग शहरों में और कस्बों में रहते थे, हमारी जमीन के ऊपर एनक्रोचमेंट हो गई। सरकारों ने भी एनक्रोचमेंट की है, आम लोगों ने भी की है। और आपको मैं इतनी ऐसे वारदात पेश करवाऊं, इतना बताऊं, मैं जाता रहता हूं श्रीनगर, ऐसी ऐसी जगह सरकार की नजर में है, तब की एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने कभी भी हमारी प्रॉपर्टी को यह कहा गया था कि जो भी डीसीज है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के, वो नोडल एजेंसी हेड होते हैं हमारे, कि उन्होंने एक कानून पास किया था 1997 में कि हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसके जो मालिक हमारे एक्सेस में रहेंगे वो डीसी रहेंगे। यानी कि डीसी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इंश्योर करे किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर, किसी भी जमीन के ऊपर कब्जा नहीं हुआ। अगर वो नोडल हेड है, आज तक कितने डीसीज को आपने इसके बाद इस बात के लिए सस्पेंड किया कि हमारे पास हजारों एप्लीकेशन डीसी के पास पड़ी है, चाहे वो हमारे श्राइन्स की है, चाहे हमारे वो अपनी प्रॉपर्टीज की है, चाहे हमारे घरों की है, बाग बगीचों की है। डीसी को इतनी लेटरें हमारे पंडितों की जम्मू या जम्मू के अलग अलग इलाकों से जाती थी, साहब हमारी जमीन के ऊपर एनक्रोचमेंट हो गई। आज तक कोई आपने ऐसा इनिशिएटिव लिया कि हमारी जमीन को आप प्रोटेक्ट करें? आज आप हमें कह रहे घर जाइए, कहाँ जाएंगे? वो जमीन खा गई हमारे लोग।
और आज हमें क्या लड़ने जाना है वहां पे, या लोगों से भाईचारा कायम करने के लिए जाना है? लिहाजा हमारी यही मांग रहती है कि आप ये भूल जाइए अलगाववाद की भाषा, पाकिस्तान की भाषा, कि कश्मीरी पंडित अपने घरों में वेलकम है, कहीं और वेलकम नहीं है। ये आपको एक बहुत अच्छा बहाना मिलता है इस बात को नकारने के लिए कि कश्मीरी पंडित को हम वेलकम नहीं करते वापसी के लिए। जिस गांव में मैं रहता था, हम ज्यादा से ज्यादा 25 या 30 फैमिली पंडित रहते थे। उसके आसपास 2 लाख 3 लाख मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग रहते थे। पहले अच्छा जमाना होता था, भाईचारे में रहते थे। और आज जो हमारा बच्चा वहां जाएगा उसकी उम्र 32 साल की हो गई, और जिसके पास मुझे भेजा जा रहा है उसकी उम्र भी 32 साल हो गई। क्या वो मुझे एक्सेप्ट कर रहा है? क्या आपके जो हम वहां के उनके बुजुर्ग लोग थे, जो उनके प्रीचर्स थे, मस्जिदों में जो उनका व्याख्यान करते हैं, या जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, एमएलएस हैं, क्या आपने उनको कभी एक्सप्लेन किया कि पंडित लाइबिलिटी है? मैं आपको एक चीज जरूर बताऊं, यहाँ देखिए हमारे साथ और भाई साहब मुसलमान लोग बैठे हैं कश्मीर के। आपको पता बहुत बड़ा कलंक है कश्मीर की मेजॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर कि कश्मीरी पंडित आज 32 साल के बाद भी घर नहीं जा रहा। आपने कभी ये ह्यूमैनिटी की वॉइस नहीं उठाई। आज आप कह रहे हैं, कांग्रेस के मेरे भाई साहब कह रहे हैं कि भाई इनके साथ नाइंसाफी हुई, इनके साथ सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रिवेल नहीं हो रही है, इनके लिए माहौल अच्छा नहीं बनाया जा रहा। ये कौन बनाता? आपने 70 साल राज किया। आपने जम्मू कश्मीर में कोalition गवर्नमेंट के साथ हर टाइम पार्टनर बन के रहे। आपने कौन सा कदम उठाया कि पंडित की वापसी हम तय करें, उसको इंश्योर करें? इतने एक अच्छे पद पे रहने वाले जब ऐसे इंसान मुझे इस टाइम कहेंगे कि वातावरण वहां ठीक नहीं है, ये जिम्मेदारी कौन लेगा? क्यों हालात ठीक नहीं है? बिल्कुल। बट साहब आपके पास वापस लौटूंगा। हमारे साथ बीजेपी से प्रिया सेठी जी जुड़ गई हैं, जो पूर्व मंत्री भी रही हैं जम्मू कश्मीर सरकार में। प्रिया जी, एक बार फिर उपराज्यपाल की मीटिंग हुई है तो कश्मीरी पंडित समाज को एक उम्मीद जागी है कि शायद वो वापस अपने घर जो जन्मभूमि है वहां लौट सकें। क्या लग रहा है आखिरकार कमी कहाँ रह जाती है कि सरकारें एफर्ट्स करती हैं, पैकेज की घोषणा होती है, नौकरियां आती हैं, मगर आखिरकार पूरा इसको शेप कब मिल सकेगी, कब कश्मीरी समाज के लोग अपने घरों में पहुंच पाएंगे? अजय जी, देखिए जो 70 साल हुआ उसका रिप्रिकॉशन या उसको वापस ले जाना, मतलब कि आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। आपने देखा कि जिस तरह से 2019 में आपका एप्लीकेशन हुआ 370 का, तब तक कोई मूवमेंट नहीं थी कश्मीर के अंदर, ना ही लोग दिल खोल के ये बोलते थे। इवन भारत माता का झंडा उठाने के लिए भी कई राजनीतिक दल के प्रधान जो है उसके अगेंस्ट बात करते थे। आज जो है फ्लैग्स भी ऑनर हो रहे हैं। आपके हर व्यक्ति नाम लेकर बोलिए ना कौन थे? हर व्यक्ति नाम लेके बताइए कौन था? ये डिस्टर्बेंस जो है कश्मीरी माइग्रेंट्स की, ये 70 साल से नहीं हो रही, ये पिछले 90 से 30 साल से हो रही है, जिसमें मुख्तलिफ बलवान सिंह जी उनको मैं सिर्फ एक करेक्शन दे रहा हूँ कि कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन 90 के बाद हुई है। मैं ये आपको याद दिलाऊं। आपको फिर हिस्ट्री ये भी पता होनी चाहिए, 7वीं बार कश्मीरी पंडित घर से निकाला गया। दिस इज 7th माइग्रेशन, दिस नॉट फर्स्ट माइग्रेशन। अजय जी, मैं 32 साल में आपने भी कंप्लीट करने दीजिए, वापस लौटेंगे आपके पास। देखिए, एक 370 हटने के बाद एक तो करेक्शन करने, आज यूनिवर्सिटीज के अंदर आपका नेशनल फ्लैग बहुत अच्छे से फहराया जाता है। आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फेज मैनर में जो है वो हो रही है, और ये ही एक कड़ी है जो कल एलजी साहब ने मीटिंग ली है, और कल कश्मीरी पंडित्स के लिए उम्मीद जागी है कि वो अपने बाइज्जत, मुझे पता है आप सबका दुख पे है, हम लोग खुद दुखी होते हैं जब आपकी व्यथा और उस बात को सुनते हैं, और जिस तरह से एक्सोडस हुआ है, ये इसको एक अमली जामा पहनाने के लिए आने वाले समय के अंदर एक स्टेप बाय स्टेप है। अब एलजी साहब का जो कल मीटिंग हो ना, वो भी एक रणनीति का एक असर है कि आने वाले समय के अंदर हम उसी रणनीति के अंदर चलते हुए, और खासकर जो वहां पर मुसलमान फैमिलीज रहती हैं, जो मुस्लिम फैमिलीज हैं, जो ये इन लोगों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा
कि भाई ये हमारे अपने लोग हैं, इनको हमने सेटल करना है। आज इनकी रिप्रिकॉशन इन्होंने देखी है। जब तक कश्मीरी पंडित वहां पर था तब तक आतंकवाद इतना ज्यादा जो था होने नहीं दिया जाता था, लेकिन जैसे ही वो कश्मीरी पंडित को एक्सोडस के उनके अपना जो उनका वजूद है, उनके बच्चे अगर आप देखेंगे तो वो भी उसी लाइन पे चलना शुरू हो गए। तो कहीं ना कहीं एक कंपोजिट कल्चर को अगर लाना होगा, कंपोजिट कल्चर को लाना होगा तो कश्मीरी पंडित को अपनी जमीन पर, अपनी धरती पर बिठाना होगा। मैं बहुत सारे ऐसे स्कूल विजिट करती थी जिन दिनों में वहां पे कोई कश्मीरी लेडी अगर पंडित जो थी वो टीचर होती थी तो बहुत रिस्पेक्ट से हेडमास्टर उसको बोलता था कि ये बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। इस तरह का माहौल जो है वहां के लोग भी चाह रहे हैं और वहां के जो प्रशासन के लोग भी अपनी पूरी मेहनत से, मुझे लगता है देखिए एक दिन के अंदर जो 1990 के बाद जो हुआ और 30 साल तक जो हुआ वो एकदम से तो उसको अमरीश जामा नहीं पहनाया जाएगा। उसका एक फेज मैनर के अंदर जो है इसको आना पड़ेगा और यही फेज मैनर है कि जिसके उसी की कड़ी रही है जो एलजी साहब ने कल एक मीटिंग ली है और एक उम्मीद जागी है। हम सब चाहते हैं कि इवन हम लोग भी चाहते हैं कि जो है वहां पे कश्मीरी क्या हम सब जाकर वहां पे बसे। आपने देखा किस तरह से जहां पर झंडे उठाने की बात के लिए वो 370 हटेगा या 35 से हटेगा तो कोई झंडे उठाने वाला नहीं रहेगा। इस तरह की भाषा बोलने वाले लोग जो हैं आज वो भाषा नहीं बोल पा रहे हैं इस तरह की। और आप हम लोग एकदम से देखिए बीजेपी के पास कोई यार्ड स्टिक तो है नहीं, ये एक ऐसा मास जो प्रावधान है कि इसके अंदर हर कम्युनिटी का लोगों को इन्वॉल्व करके इसको लेना पड़ेगा और एक दायरा सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है। सिक्योरिटी का क्या, क्योंकि बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है और उनको पता है कि यहाँ पे टारगेट किलिंग्स जो होती है वो बिल्कुल टारगेटली होती है कि किस तरह से उनको उनके मंशाओं को, जो अच्छे काम प्रधानमंत्री जी सोच के चलते हैं, किस तरह से उनकी मंशाओं को कहीं ना कहीं नस्ता नाबूद किया जाए। और आपको अगर थोड़ी जानकारी दे दो कि जिस तरह से अभी रिसेंटली जो हत्या हुई है, हमारे कश्मीरी भाई की जो हत्या हुई थी, उसके ऊपर जो हमारा बीजेपी का अपना कार्यकर्ता था वो उसको जो हमारे जो चेयरमैन भी थे उनकी हत्या के बाद एकदम से अमित शाह जी सवाल तो यही है, अगर वहां पर बुलाया गया और दिल्ली बुलाया, देखिए आतंकवाद की घटनाएं जो है वो हो रही हैं, डिस्टेबलाइज करने की एंटी नेशनल फोर्सेस जो है, जो नेशनलिस्ट फोर्सेस है, उनको चुप और दबाने की कोशिश होती है। लेकिन क्या हम आवाज उठाना बंद कर दें? क्या हम नेशनल आवाजों को उठाना बंद कर दें? ये चीज तो नहीं है ना। नहीं प्रिया जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से जो प्रोटेक्टेड लोग थे आपके, जिन्होंने वहां पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, अगर उनको टारगेट किया जा रहा है तो इस चीज को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि कश्मीरी पंडित जो वहां पे नौकरी के लिए जा रहा है, अपने घर में जा रहा है, बहुत हद तक हम अपने लोगों को कहते हैं कि भाई आप अपने लोगों को सिक्योरिटी के साथ चलें, आप अपनी सिक्योरिटी के साथ उसको ताबीज करें। कहीं आगे पीछे जो माहौल है वो आपकी बहुत मूवमेंट करने का माहौल नहीं है, क्योंकि टारगेट किलिंग हो रही है और नेशनल फोर्सेस को कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित का क्या होगा? वो बिल्कुल बसेंगे, वो बहुत अच्छे से बसेंगे और बहुत एक सुनिश्चित तौर पे जो है उनको बसाया जाएगा और हम भी उनके साथ जाके बसेंगे। ऐसी बात नहीं है कि उनको अकेला छोड़ दिया जाएगा, उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा, लेकिन फेज मैनर में होगा। आप बोले एकदम से 30 साल का जो 30-35 साल का जो एक सबसे उसका एक पुराना एक वापसी का रास्ता हो, वो एकदम से नहीं होगा, एक फेज मैनर में होगा। और हम सब चाहते हैं कि उनकी अपनी जमीन, उनके बच्चों की जमीन, देखिए किस तरह से रोशनी एक्ट आया, जैसे अभी बोल रहे थे हमारे एक भाई बोल रहे थे कि डीसी वाज द मेन पर्सन जिसने रखवाली करनी थी कश्मीरी पंडितों की। तो मुझे लगता है फेज मैनर में ये चीजें जो है जब तक हम एडमिनिस्ट्रेशन को बताएंगे, आने वाले समय के अंदर जो है इन चीजों को कहीं ना कहीं अमली जामा पहनाया जाएगा और हमारे कश्मीरी भाई जो है वो अपनी जमीन पर वापस लौटूंगा। हमारे साथ शेख बशीर साहब जुड़े हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। बशीर साहब, क्या लगता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बेशक पावर में नहीं है मगर कई साल राज किया है आपने, कई बार प्लानिंग हुई है, फारूक अब्दुल्ला साहब कई बार बोलते रहे हैं कि वापसी होगी कश्मीरी पंडितों की, उमर साहब बोलते रहे हैं, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या रोल रहेगा इस वक्त? बेशक वो विपक्ष में बैठा है, क्या कश्मीर में लोग वेलकम करने के लिए कश्मीरी पंडित की तैयार हैं या फिर सुरक्षा एक अहम मुद्दा रहेगा उनको? क्योंकि ऐसे जब तक सुरक्षित नहीं होंगे, वो समाज अपनाएगा नहीं, तब तक तो जा नहीं पाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि कश्मीरी पंडित अपने घरों में जाएं और हिफाजत से जाएं,
वहां मेजॉरिटी कम्युनिटी ने कश्मीर में कभी भी इस चीज की मुखालफत नहीं की है, लेकिन जो एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, उसको सबोटाज करता रहा है। मान के चलते हैं, मैंने प्रिया सेठी जी की लंबी चौड़ी तकरीर सुनी इस बात के ऊपर। इन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की कि ये है जी, वो है जी, बहुत सी बातें कही हैं। अगर इन चीजों का जवाब देना हो तो फिर वक्त चाहिए। लेकिन दो चीजें मैं आपको कहना चाहता हूं। चलो, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाई, कांग्रेस नहीं कर पाई, बलवान सिंह जी वहां हैं, कोशिश की गई। मनमोहन सिंह जी के जमाने में एक पैकेज बनाया गया। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है, ये बड़ी टिपिकल कम्युनिटी है और इसके अंदर फैसले यूनानी मसली नहीं हो पा रहे हैं। और अगर वो फैसला करें, मैं तो समझता हूं कि एक कमी रही है आज के पैनल में। मेरे बदले अगर आपने हमारे 2 बंदे और कोई बुलाए होते जो कश्मीरी पंडित तबके से होते तो जरा ज्यादा बेहतर था। अब मुझे नहीं मालूम है कि शायद आपने, मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि शायद इशू क्या है। बहरहाल मैं आपके सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ रख रहा हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल कमिटेड है कि वो जाएं। आज हम हुकूमत में नहीं हैं, हुकूमत की भी है, मेजर्स लिए गए, उमर साहब के जमाने में भी लिए गए, फारूक साहब के जमाने में भी लिए, जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी तब भी लिए गए। मनमोहन सिंह सरकार ने जो 6000 नौजवानों का, जिस तरह आर.के. भट्ट साहब ने इसका हवाला दिया, वो किए, उसमें कुछ तो हो गए, कुछ नहीं हो पाए। अब क्या वजूहात रही हैं वो, उसका मैं तो कोई जवाब नहीं देना चाहता, ना मुझे शायद इसका इल्म है। लेकिन एक चीज आप समझेंगे कि कश्मीरी पंडित जो है, क्या अपने घरों में जाएं जहां वो रहते थे, या वो किसी और ऐसी जगह पे जाएं जहां उनका घर नहीं था। और मैं आर.के. भट्ट साहब से इत्तेफाक करता हूं कि ये जो कल गवर्नर साहब ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अनाउंस किया है, ये भी एक कंप्लीट कोई पैकेज नहीं है। ये जो सामने आया है वो टेम्पररी एक ट्रांजिट ये देना चाहते हैं, क्या नाम है, अकोमोडेशन, और वो कोई पैकेज नहीं है। इसके लिए जरूरी बात है कि कश्मीरी पंडित माइग्रेंट कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लिया जाए, उनके साथ बातचीत की जाए और उसके बातचीत करने के बाद ही मेजर्स लिए जाएं। अगर वो बातचीत, अब ना तो प्रिया सेठी जी ने ये करना है और ना मैंने करना है, ना बलवान सिंह जी ने करना है। इस वक्त बीजेपी कॉन्फ्रेंस का क्या सहयोग रहेगा इसमें? हाँ जी, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या सहयोग रहेगा? जो भी मेजर्स लेगी गवर्नमेंट, हम उनके साथ होंगे और खाना रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। और बलवान सिंह जी ने जो बातें की हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, अगर आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जमाने या कांग्रेस के जमाने में इसका नहीं हुआ है, नोटिस नहीं लिया गया, नोटिस लिया गया है, मेजर्स लिए गए हैं, वो कामयाब कम हुए। ये जो 6000 नौजवानों को नौकरी देने का प्लान था, वो भी तो मनमोहन सिंह जी का था। आज बीजेपी ने क्यों नहीं उनको पैकेज दे दिया कोई नया? अजय जी, बीजेपी तो कह रही है। अजय जी, प्रिया जी जवाब दीजिए, बीजेपी क्यों नहीं दे रही पैकेज इनको? एक मिनट सुन लीजिए, लेट मी कंप्लीट। बीजेपी ने जो आज प्रोग्राम दिया है और आज कहा है कि हम जी उनको ले जाना चाहते हैं, और मनमोहन सिंह के ही, जिस तरह आर.के. भट्ट साहब ने कहा कि 4500 नौजवान जो है उसमें से एडजस्ट हो गए हैं और 1500 बिकाया है। और आज की डेट के ऊपर बीजेपी ने कोई नया प्लान तो दिया नहीं, और वही फार्मूला है, वही पैकेज है। या तो ये बताएं कि इनके पास कोई नई चीज है। गवर्नमेंट तो ये कर रहे हैं दिल्ली में भी, और यहाँ गवर्नर जवाब दीजिए। देखिए अजय जी, जो पैकेज दिया गया वो दिल्ली से दिया गया, लेकिन बीजेपी आज इस पैनल से, मैं आपको बड़ी क्लियर और बड़े अच्छे शब्दों में बोल रही हूँ, तामुलदार नहीं होगा। जो भी देगा यहाँ के चीफ मिनिस्टर पैकेज में से निकाल के देंगे अपने, क्योंकि वो जो कश्मीरी लोगों को अपने लोग समझते हैं, वो सेंटर की उसके ऊपर नहीं रहेंगे, पैकेज के ऊपर नहीं रहेंगे। कश्मीरी लोग हमारे लोग हैं, कश्मीरी पंडित हमारे पंडित हैं, हम उनको बाइज्जत जो है बसाएंगे। हम सिर्फ एनसी के कैडर से कहना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप जाइए अपने तरकीकों में, जो आपका अपना कैडर है वहां पर, उसमें एक खुले मंच से बात कीजिए कि हमने कश्मीरी पंडित को वापस लेकर आना है, और उनको बोलिए कि हमने अपने कश्मीरी भाई और बंधु को जैसा पहला था वैसा ही कौन सा खुलापन लाए। ये कैडर को आपको अपना कहना पड़ेगा, जिस तरह से हम खुले मंच से, और खुले मंच से जो कहते हैं कि भाई हमने बसाना है। क्या बात कर रहे हो आप? कहने की बात अलग है, बसाने की बात अलग है, कहने की बात अलग है, बसाने की बात अलग है। एनसी ने हमेशा से दुगली नीति अपनाई है। 1990 में जब
ये एक्सोडस ये हो रहा आपकी था, सोच तो कहती है। फारूक अब्दुल्ला साहब अपनी ये आपकी आप सोच कहती है, छोड़कर नेशनल वो अमेरिका कॉन्फ्रेंस की चले कोई गए थे, डबल वहां बैठ पॉलिसी गए नहीं। थे, वहां चले गए थे। मैडम जी, आप खुले मंच से अपनी तरकीबों में बताना शुरू करें, अपने कैडर को बताना शुरू करें कि हमने कश्मीरी जो पंडित है हमारा उसको कैडर अपने दिल prepared से है, लगाकर मैडम जी, यहाँ पर जब- लाना है, ताकि उसको मैडम दिल जी- से लगाएं। जब तक मैडम- आप लोग जब तक कैडर नहीं आपका करेगा, आप लीडर जो मर्जी बोलते रहे, कैडर को आपको समझाना पड़ेगा कि आज खुले मंच से जो है उसको बोले। हम जब भी आएंगे, हम अपनी सियासत में कह रही हूँ कि चीफ मिनिस्टर हमारा आएगा, हमने बशीर साहब बाइज्जत कैडर तरीके को से बोलेंगे, अपने कश्मीरी पंडितों नेशनल को आगे कॉन्फ्रेंस बढ़ाना अपने है। कैडर को Let me बोलेगी कि कश्मीरी complete. पंडित वापस फंसाने हैं। अजय जी hear me first. अजय जी, एक मिनट। प्रिया सेठी, एक मिनट, प्रिया सेठी जी ने कहा, हनुमान जी फारूक वापस अब्दुल्ला आपके पास, पहले बशीर साहब को सुनते हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब जो बात करते हैं वो कार्डर वही करता है जो फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं, कार्डर उससे बाहर नहीं जा सकता। और ये गलतफहमी है इनको कि हमारा कार्डर अलग है और फारूक अब्दुल्ला अलग है। हमारा लीडर है वो जो फैसले लेगा। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि जो चीज सेंटर से आई वो सेंटर का मतलब नहीं है, वो तो आई थ्रू चीफ मिनिस्टर आई। वो चीफ मिनिस्टर ने पैकेज बनाया, सेंटर ने एक्सेप्ट किया, सरकार थी तो हुआ ना। लेकिन पैसे और जितनी सैलरीज आती है वो सेंटर से आती है सारी, अपने खजाने में से। आपने चीफ मिनिस्टर बनते हुए अपने खजाने में से क्यों नहीं अलग करके दिया इनको कि भाई ये मेरा खजाना है, ये इसके हकदार है, इनको क्यों नहीं आपने इसका खजाने मैं जवाब में दे से दूंगा। दिया? प्रिया जी, ये एक मिनट हमारी मुझे बात करने दो। responsibility है, एक चीफ मिनिस्टर की मेरी अजय रिस्पॉन्सिबिलिटी जी, बशीर साहब अजय आपसे जी, जवाब लूंगा, एक एक बार बलवान प्राइम सिंह जी कुछ मिनिस्टर कह रहे हैं, क्यों उनसे भी एक जानते मिनट, हैं। मैं एक कुछ मिनट, कहना चाहता हूँ। मैं एक मिनट चूंकि अब एक- डिस्कशन शुरू हो गई। बशीर अजय जी साहब, एक मिनट जी, बारी बारी एक मिनट, करके एक करके बोलेगा तो समझ आएगी। बलवान हाँ, सिंह जी बशीर साहब, जो जवाब बात ले लेते हैं, सुनिए, उसके बाद दो- बशीर साहब आपके पास। हाँ, 2 मिनट मेरी बात सुन लें। देखिए 47 में जी पूरा हिंदुस्तान जल रहा था और शेख साहब की लीडरशिप में कश्मीर में एक बूंद खून का नहीं गिरा। शेख साहब का क्लियर स्टैंड था उस टाइम, और उस टाइम माइनॉरिटी को सेव किया सारा। मैं समझता हूं जो उस टाइम 47 में जो ग्रिप थी वैली में, जो शेख साहब की थी, वही ग्रिप आज भी प्रवेल करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत इन्फ्लुएंस है वहां कश्मीर वैली में। मैं बशीर साहब के जरिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्डर्स को, इनकी लीडरशिप को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि काइंडली कश्मीर में माहौल बनाएं। ये एक बहुत ही एक ह्यूमन एक वो मुश्किलात है। एक इंसान को आपने उनको घरों तक वापस ले जाना है। मैं ये समझता हूं कि जो रोल कश्मीर की जो रीजनल पार्टीज है, ये ज्यादा रोल उनका बनता है कि उधर एक माहौल क्रिएट करें और कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टीज वापस हो, सरकार उनको इंसेंटिव दे ताकि एक खुशगवार माहौल दोबारा बन सके। तो उसमें मैं ये कहूंगा, मैं पॉइंट टेकन इनसे कि उधर एक लीडरशिप क्लियर कट आना चाहिए सामने कि हमने, मैं कहता हूं ये चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप सामने आके कहे कि हम गले लगाएंगे कश्मीरी पंडितों को। कांग्रेस भी आप ही पे सवाल उठा रही है, अगर आप कहेंगे लीडरशिप करे कुछ, क्या कहेंगे? अजय जी बात यह है कि मैं यहाँ इस स्टेज के ऊपर ये जो डिस्कशन है इसमें पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्डर ने कभी भी कश्मीरी पंडितों की वापसी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क पैदा नहीं किया। और फारूक साहब के जमाने में, उमर साहब के जमाने में जो प्रोग्राम पॉलिसीज बनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको आगे चलाया। आप ये नहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ साथ कश्मीरी मुस्लिम भी जम्मू के अंदर माइग्रेंट हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, ये भी लग रहा है, वो बलवान जी को पता है। कश्मीरी पंडित और इसके साथ कांग्रेस के लोग भी हैं, पीडीपी के लोग भी हैं। प्रिया सेठी जी को मैं जब क्वेश्चन करता हूं तो मैं प्रिया सेठी जी को, चूंकि मैं जानता हूं जम्मू में रहती हैं, बात यह होती है कि जहां ये इशू है, जिस जमीन के ऊपर है, वहां कुछ मुश्किलात हैं, वहां हर एक आदमी को मुश्किलात हैं। उसके बावजूद कश्मीरी पंडित के बगैर कश्मीर इनकम्प्लीट है, नामुकम्मल है, ये हमने कई दफा कहा है। मगर सवाल यह है कि इसको प्रैक्टिकल शेप देने में प्रिया सेठी जी कह रही थी कि जनाब चीफ मिनिस्टर ने अपने पॉकेट से क्यों नहीं कोई चीज दिया, अपने यहाँ स्टेट के हिस्से से क्यों नहीं दिया। मैडम जी, ये सारा कुछ सेंटर से आता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्यों नहीं दिया? नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना कोई हिस्सा नहीं है। वहां जो कुछ आता है वो दिल्ली से ही आता है, पैकेज बन के जाता है। इवन जो जम्मू के अंदर
पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को जो दिया गया वो भी तो यहाँ से पैकेज गया, वहां से सैंक्शन होके आया, तो उनको मिल रहा है। हम इसी इस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिसोन नहीं कर सकते कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जब जो लीड कर रहे थे चीफ मिनिस्टर साहब थे तब उस टाइम उनको एक आगे होकर जो है लोगों को बचाना चाहिए था, एक्सोडस को रोकना चाहिए था, जो अनफॉर्चुनेटली आपके समय पे हुआ जब फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे। तो आप इस चीज को नेगेट नहीं कर सकते, आप इस चीज को नेगेट नहीं कर सकते। It was wholly solely the responsibility of the chief minister to not the things happen. But unfortunately these things happened because at the time when the chief minister was Farooq Abdullah Sahab. So you cannot disown these. सारे you have missed, आपको मिस इन्फॉर्मेशन है। प्रिया जी, आपको इन्फॉर्मेशन गलत है, आपको ये इन्फॉर्मेशन गलत है मैडम जी। आप मिनिस्टर रही हैं जब ये वहां से माइग्रेशन हुई, उस वक्त गवर्नर रूल था, जगमोहन जी थे। उससे पहले ही जब फारूक साहब उससे पहले क्या हुआ? He just went away from his responsibilities. हाँ, अब ये जो आपने कहा ना भाग गए, went away from his responsibilities. He did not own the responsibility as a chief minister of the state. He should have owned those things. He did not own that. He did not own that. He should have owned the responsibilities. We have great respect for Farooq Sahab, but the black spot in his career is about this exodus of the Kashmiri Pandits from the valley. And now वापस लौटेगा हमारे साथ एक मिनट now it is a time when we can revert the things back, and it is we all need to address this. We all need to do it. मेरे साथ आरके भट्ट भी जुड़े हुए हैं, and the NC cadre needs to do it. एक मिनट एक्सप्लेन करने दीजिए। मैडम हूँ आपके पास, खाली आरके भट्ट जी जिनका मसला है उनको लेना बहुत जरूरी है। बट क्या लगता है जिस इशू को लेकर, जैसे प्रिया सेठी जी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा अहम रोल रहा है कश्मीर पे, उमर अब्दुल्ला को, फारूक अब्दुल्ला उस समय क्योंकि चीफ मिनिस्टर रहे हैं तो इसलिए उनको कुछ करना चाहिए था, वो तो पुराना समय था। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में जो अभी हालात चल रहे हैं, क्या कश्मीर में हालात ऐसे हैं कि कश्मीरी पंडित वापस जा सकते हैं? क्या कश्मीर में जो वहां की लोकल पार्टीज हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका एक बड़ा अच्छा कार्डर है वहां पे, पीडीपी है, बाकी पार्टियां हैं, कांग्रेस के लोग हैं, क्या लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर अपने वर्कर के जरिए चीजों को बेहतर करने की कोशिश करें तो हालात वैसे हो सकते हैं कि आपको वहां पे वापस सेटल होने में मदद मिलेगी? देखिए, मैं जितना इस पॉलिटिक्स और इस कश्मीर की पंडितों की त्रासदी को बड़ा नजदीकी से देख रहा हूं, पिछले 20 साल से शायद किसी ने नहीं देखा। क्योंकि इससे पहले जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने एक एपेक्स कमेटी बनाई थी, मैं भी उस एपेक्स कमेटी का मेंबर हूं। मैं ये बात भली भांति जानता हूं। देखिए, जैसे मैडम प्रिया ने भी यहाँ इस बात का जिक्र किया, स्टेट ने कभी भी कश्मीरी पंडित की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं की, क्योंकि हमें रिलीफ कुछ मिलता था या एम्प्लॉयमेंट की सैलरी मिलती है या कुछ भी होता था, तो हमें यही जवाब मिलता था, क्योंकि आपका पैसा दिल्ली से आएगा तभी हम आपको देंगे। क्या हम इस स्टेट के रहने वाले नहीं हैं? क्या हमारा इस स्टेट पर कोई अधिकार नहीं है? हमारी फिर जो हमारी स्टेट सब्जेक्ट थी वो किस काम की थी? हमारी सिटीजनशिप जो स्टेट की थी वो किस काम की थी? हमें हर बार कांग्रेस और एनसी और पीडीपी से यही मिलता था रिप्लाई कि आप लोग का पैसा जब दिल्ली से आएगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। और दूसरी बात, मैं एक आरटीआई का एक्टिविस्ट हूं, मैं जितनी भी आरटीआई भरी है, डीसी के रिप्लाई मेरे पास है। मैंने यही मांगा था कि आप बताइए, आपने कश्मीरी पंडित की वेलफेयर के ऊपर, डेवलपमेंट में ऊपर कितना पैसा खर्च किया था? रिप्लाई आता था कि हमने नहीं किया क्योंकि वो पैसा सारा दिल्ली से आया। एक बात। दूसरी बात, आपने मुझे जो प्रश्न किया वो किया कि आने वाले समय पे क्या आपको पॉसिबिलिटी दिख रही है और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। देखिए, मैडम प्रिया सेठी की मैं पर्सनल इज्जत इसलिए भी करता हूं क्योंकि जब भी हमारे एम्प्लॉइज के अंदर कश्मीर में कोई भी प्रॉब्लम होती थी, ये जरूर खड़े मिलते थे, उनके साथ जाते थे, उनकी परेशानी को मिनिमाइज करने की कोशिश करते थे। हालांकि ये काम काफी सारे एनसी के लोगों ने भी किया, कांग्रेस के लोगों ने भी किया
और पीडीपी वालों ने भी किया, हम इसे नहीं नकारेंगे। वी आर नॉट थैंकलेस कम्युनिटी, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज, दो चीजें हमें समझने की बहुत जरूरत है। एक, जो कल एलजी साहब ने मीटिंग ली, ये एक ट्रांजिट प्रोग्राम है, इट इज नॉट कॉम्प्रहेंसिव रिटर्न प्रोग्राम ऑफ कश्मीरी पंडित्स। वो वही चीजों को दोबारा फास्ट ट्रैक पे लेना चाहते हैं जो पिछले कई 12 साल से पेंडिंग चल रहा है, जैसे अकोमोडेशन, जैसे स्कूलिंग बच्चों की। ये उसी की स्पीड को रिवाइव करने की मीटिंग थी, इसमें कोई नया चीज नहीं था। आज मैं मैडम प्रिया सीची से भी ड्यू रेस्पेक्ट ये कहना चाहता हूं, क्योंकि कश्मीरी पंडित इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द मोदी गवर्नमेंट। हम मोदी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत तवक्का रखते हैं, यकीन रखते हैं, और ये मानते हैं कि वो जरूर अपने शासन में हमें अपने घर वापस देंगे। लेकिन हकीकत ये भी है, क्योंकि आप भी 8 साल से शासन चला रहे हैं, दिल्ली में भी और जम्मू कश्मीर में भी, लेकिन आप ये बताइए कि 8 साल में कोई नई चीज आपने जो दी होगी। आप वही पुराने 6000 नौकरियों को स्पीड अप करना चाहते हैं, वही अकोमोडेशन को स्पीड अप करना चाहते हैं। मुझे तो कल की मीटिंग में सबसे बड़ा जो चिंताजनक प्रश्न लगा वो ये था कि उन्होंने कहा 1 BHK बनाएंगे। हमारी हर बार डिमांड रही कि जो ये ट्रांजिट अकोमोडेशन है, ये शेखपुरा के पैटर्न पे होनी चाहिए। शेखपुरा में जो क्वार्टर बना है, नहीं तो हम अपने बच्चे को साथ नहीं ले सकते, भाई बहन को साथ नहीं ले सकते 1 रूम में लेके। और दूसरी बात, आपने एक नया विजन दिया है कश्मीर के हालातों पे। बीजेपी की गवर्नमेंट ने काफी हद तक काबू पाया। आपने धारा 370 जो एक हम लोगों को डराने के लिए बनाया गया था, यूजलेस एक आर्टिकल था, लोगों ने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को एड्रेस करने के लिए जिंदा रखा था, आपने उसकी हत्या की। उसके लिए हम आपके साथ रहे, लेकिन अभी डायरेक्ट कोई एक्शन प्रोग्राम आप पंडितों की वापसी के लिए नहीं बना पा रहे। और चौथी बात जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है, मेरी सबसे गुजारिश रहेगी, अजय जी एक गुजारिश मेरी हम प्रोग्राम को ज्यादा समय भी नहीं दे पाऊंगा, इस पर हम कल फिर चर्चा करेंगे, कल इसी वक्त हम फिर चर्चा करेंगे। और आज इस कार्यक्रम की अगर बात करें तो हमने कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर जो सवाल उठते रहे हैं कि सरकारें अभी तक क्या कर पाई हैं इतने सालों से, चाहे वो पैकेज देती रही, चाहे वो नौकरियां देती रही, चाहे वो कश्मीरी पंडितों की वापसी को लेकर बड़े बड़े दावे और वादे करती रही, मगर अभी तक आखिरकार हो कुछ नहीं पाया है। उपराज्यपाल ने एक बार फिर से इस चीज को स्पीड अप करने की कोशिश की है, उम्मीद करते हैं इसमें कुछ रिजल्ट भी आए। कल इस पर फिर चर्चा होगी। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।